दूसरा पाई अल्फा एंड बस, ये तीनों भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। याद देखो सब लोग, सी दिस इज any shape of the body, any shape of the body, axis of rotation of the body. Say these all are the masses. These all are the masses. इस बॉडी के छोटे 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 masses. तो इसका मास है m1, m2, m3, m4, m. These all are small masses. उनके अपने अलग अलग डिस्टेंसेस भी है बेटा। सारे अलग अलग masses के अपने अलग अलग distances है from axis of rotation. So those distances are r1, r2, r3, r4, r. These all are different masses. उनके अलग अलग distances. हमें एक्सप्रेशन इसके लिए फाइंड आउट करना, बोलो काइनेटिक एनर्जी। हमको रोटेशनल का नहीं पता क्या है, लीनियर का तो पता है। क्या फॉर्मूला बोलो? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। वो तो मुझे किसको किसको इंट्रोड्यूस करना, मास को, वेलोसिटी, बराबर है। तो मैंने मास को तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया, उनके डिस्टेंसेस को तो वैसे भी मतलब इंट्रोड्यूस करना है। एडिशनल किसको इंट्रोड्यूस करने का बचेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को ही क्यों इंट्रोड्यूस करोगे दिमाग में है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे v1, v2, v3, v4, vn. These all are आप लोग सर आपने वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, चलो भी ठीक। आंकड़ा बाकड़ा लाइन ड्रॉ किया आपने, इधर आंकड़ा इधर बाकड़ा, स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते थे ना, कर सकते। याद करो मैंने क्या बताया था, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉ। टेंजेंट ड्रॉ याद आ रहा है? टेंजेंट ड्रॉ, तो टेंजेंट ड्रॉ में क्या होगा, यहाँ का टेंजेंट कैसे होगा? अगर सर्कुलर पाथ है तो यहाँ का टेंजेंट लाइक दिस, बाजू वाला पॉइंट का लाइक दिस, यहाँ का ऐसे दिस, ऐसे। अगर यहाँ का ऐसे है तो यहाँ वाले कैसा होगा? ऐसे होगा कि नहीं? इसके लिए मैंने इस तरह से डायग्राम मतलब डायरेक्शंस दिखाए सारे वेलोसिटीज, ये मासेस हो गए, डिस्टेंसेस हो गए, वेलोसिटीज हो गए। अब इनमें से एक मास ले लूंगा से m1, उसका वेलोसिटी क्या है? v1, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखो सबसे पहले तो हमको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। क्या इंट्रोडक्शन देंगे? कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी हैविंग masses m1, m2, m3, m4 m, which are at a distance of r1, r2, r3 r. फिर बोलेंगे let v1, v2, v3 vn be the velocities of the given masses. उसके बाद सीधा आ जाएंगे। Now consider a small mass m1 moving with velocity v1, उसका काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगा? half m1 v1 square, इसका फार्मूला half m1 v1 square। अब ये जो वेलोसिटी है half m1 v1 square, इसमें v1 क्या है? वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। आपको कौन सा चाहिए? रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल में क्या नाम हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा। तो बेटा आपको इस v1 को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा और ओमेगा के टर्म में लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस v1 is equals to r1 एक्चुअली v equals to r ओमेगा हमारा फॉर्मूला है, 12th में नहीं पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड सर्कुलर मोशन में पढ़ा, v is equals to r ओमेगा। क्या है? v equals to r, याद आ रहा है? v equals to r ओमेगा।
बट यहाँ पे मैं V1 इक्वल्स टू R1 ओमेगा क्यों बोल रहा हूँ, ओमेगा 1 क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो तो तीसरा पॉइंट मैंने लिख के दिया था, एक लाइन के जितने भी मासेस होंगे सबका लीनियर स्पीड अलग अलग होगा, बट एंगुलर स्पीड, पॉइंट समझे सबको मैंने क्या बोला? सबका एंगुलर स्पीड क्या है, सेम, लीनियर स्पीड सबका क्या है, अलग है। मेरा बात सबको समझे? अच्छा तो देखो ये हमारा V1 इक्वल्स टू R1 ओमेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया उस छोटे से मास का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? ओमेगा के टर्म में आ गया ना, ये क्या था, लीनियर, क्यों, लीनियर वेलोसिटी के टर्म में था, क्यों गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल मास m1 जो क्या कर रहा है, रोटेट हो। उसी तरह से दूसरे वाले का क्या होगा बेटा बोलो, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर स्पीड सबका सेम है। काइनेटिक एनर्जी 3 हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth मास इज इक्वल्स टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सारे मासेस का अलग अलग कर लिया, बट आर्गुमेंट क्वेश्चन अलग अलग नो, आपको पूरे बॉडी का चाहिए। हम लोग क्या बोलेंगे, let A be the kinetic energy of entire rotating body, so K is equals to Ke1 Ke2 Ke3 Ke, बोलो इसका क्या होगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सबको लिख दिया अपन ने। इसमें से क्या कॉमन है बेटा बोलो, हाफ, व्हाट आई लेफ्ट विद m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हाफ, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, समेशन I is equals to 1 to n mi ri square omega square, that is half, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, I, याद करो, ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया बेटा बोलो, ठीक चाहिए था आपने को, वही मिला। इतना सिंपल था ना बेटा। हमको सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना बोलो, कोई भी बॉडी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, उसके अलग अलग मासेस, उनके अपने अलग अलग डिस्टेंसेस, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, उनका अलग अलग वेलोसिटीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर हम लोग कोई भी एक छोटा सा मास लेंगे, उसका मास, उसके वेलोसिटीज, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। देखो हमको रोटेशनल का नहीं पता, लीनियर का तो पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ m3 स्क्वायर। बस छोटा सा मास m1 है, उसका नाम दे दिया m1, वेलोसिटी v1 है तो उसका नाम दे दिया v1, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर। और जो v होता है उसका फार्मूला क्या है, v इक्वल्स टू r में। क्यों मुझे इस फार्मूले के टर्म में लिखना, क्योंकि मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। लीनियर काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता तो मुझे पहले से पता, उसको फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है। तो हम लोगों ने रोटेशनल में लिखने के लिए v1 इज r1 ओमेगा, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो पहले का काइनेटिक एनर्जी आ गया, उसी तरह से दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, एंड वाले, सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आ गया। आप सबको ऐड कर दो बेटा, देखो हमको टोटल काइनेटिक है। कुछ डाउट किसी को यहाँ पक्का नहीं है, कॉन्फिडेंट आप लोग? मतलब कैसा ना बेटा, समझने का काम कैसे करें, शांति बच्चे नोट्स इसमें का एक्सप्लेनेशन है, समझे? तो जो पॉइंट्स में समझने वाला काम यहाँ से करो। बेटा इस डायग्राम में कुछ नहीं है, ये डायग्राम कोई बड़ा सा डायग्राम में कुछ नहीं बेटा, ये भी एनी शेप ऑफ द बॉडी है,
उसमें छोटे 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 एन नंबर ऑफ मासेस हैं, उनके अपने अलग अलग डिस्टेंसेस दिखा दिए। और जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी में क्या चाहिए, हाफ v स्क्वायर। तो सिर्फ वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसके लिए वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कर v1 v2 so yes। मैटर सब डन। चलो रब करें।
चलो यहाँ देखो expression for angular momentum of rotating body. किसके एक्सप्रेशन चाहिए बेटा बोलो? एंगुलर मोमेंटम के। देखो एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो आपको नहीं पता, पहले सुनो ध्यान से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमको नहीं पता, लीनियर मोमेंटम के बारे में तो पता है ना। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मुझे वही मास और वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने वही, मतलब डायग्राम सेम ही रह जाएगा, सेम वही सारे अलग अलग मास, उनके अपने अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, v1 v2 v3 v4 सब उनके वेलोसिटीज हैं। तो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा लीनियर मोमेंटम। बट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज L, दैट इज r into p। एंगुलर मोमेंटम इज r into p। r क्या बेटा बोलो? डिस्टेंस। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंट। मोमेंट मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। मोमेंट मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, उसको बोलते हैं मोमेंट। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोलो? मोमेंट। तो यहाँ पे है मोमेंट ऑफ अ मोमेंटम, वही हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। हाँ, उसी तरह से बेटा नहीं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा भी है। ये देखो जैसे फोर्स होता है, फोर्स बोले तो मास, लेकिन मोमेंट ऑफ अ फोर्स उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फोर्स, इसको टॉर्क भी बोलते हैं। समझे मेरी बात? मोमेंट ऑफ अ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज एंगुलर फोर्स और टॉर्क। क्यों बेटा? फोर्स फॉर द लीनियर मोशन, टॉर्क पॉइंट समझो उसको। एंगुलर वर्ड क्यों बोल रहे हैं? रोटेशनल के लिए यूज होता है। तो वही यहाँ पर है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ अ मोमेंटम, ऐसा। खैर ये बाद वाले डेरिवेशन में इसको हमको यहाँ पे यूज करना है, ये वाले पार्ट उसको मैं फिलहाल रब कर देता हूँ, बाद में फिर से लिख देंगे। सिर्फ बताने के लिए, जैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ अ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, वैसे मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंगुलर फोर्स। और मोमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। वो वी आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले समझो भाई, वही इंट्रोडक्शन से, कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी हैविंग स्मॉल masses m1 m2 m3 dot 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 mn which are at a distance of r1 r2 r3 r4 dot 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 rn from axis of rotation. Let v1 v2 v3 dot 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 bn the velocities of the given masses respectively. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमको पता है भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो हम इंट्रोड्यूस करेंगे सेकंड पैरा में। We consider a small mass m1 moving with velocity v1. उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम p1 is m1 v1. But what is v1? What is v1? Since v1 is r1, वही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। So p1 is m1 r1 omega. But we are not interested in linear momentum. We are interested in angular momentum. उसका linear momentum p1, वैसे angular momentum l1. l1 क्या होगा? r1 p1, r1 p1 और not r1 p1. तो यहाँ पे l1 is r1. What is p1? What is p1? p1 को हम लोग लिख सकते हैं m1 r1 omega. So l1 is m1 r1 square omega. Therefore l2 is m2 r2 square omega. उसी तरह से बेटा l3 क्या हो जाएगा? m3 r3 square omega dot 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 dot, हाँ dot 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 dot. यहाँ पे क्या होगा? l of n, this is mn rn square omega. Yes,
सारे अलग अलग masses के angular momentums आ गए, but we are not interested in individual angular momentum. We are interested in entire angular momentum. Angular momentum L is equals to क्या होता है ना, सारे छोटे छोटे masses का जो angular momentum है सबको ऐड कर दो. So L is equals to L1 का वैल्यू बोलो क्या है, यहाँ पे बॉडी सर्कल का वैल्यू क्या है, M1 R1 square omega M2 R2 square omega. This is Mn Rn square omega. So L is equals to M1 R1 square M2 R2 square Mn Rn square omega सब में कॉमन हो जाएगा. So L is equals to ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं, summation I is equals to 1 to n mi ri square. This is omega. So L is equals to I omega. एक चाहिए था आपने बेटा, एक के साथ एक फ्री है कि नहीं, सेम टू सेम ही है बेटा. तीसरा वाला भी वही सही है, मतलब एक के साथ दो फ्री बोले तो मॉनसून का पाता बेटा. 3 बार लिख देंगे, एक जैसे लिख लेंगे तो याद रह जाएगा, इधर ही का इधर ही याद रह जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं. ठीक है, छापने जल्दी से नहीं है ना, किधर भी स्क्वायर है. तो एक का अच्छा ठीक है, चलो तो तीसरा वाला लिखा लो. और उधर क्यों बैठ, आदि होता उधर क्यों बैठा, ये जगह तो यहाँ पे है, फिक्स हुआ था. उधर जगह तो जगह फिक्स हुई थी ना. अरे आज तक कभी आया ही नहीं. मेरा क्या उसका ही है. अरे अच्छा, उसको लाने के लिए भी किसी और को रखा है रे. अच्छा, इसके लिए लिखा है
ओके, चलो मैं रमेश अगले पार्ट पे आ जा। एक्सप्रेशन फॉर इसे expression for torque acting on a rotating body should be able to show. Expression for torque acting on a rotating body. ठीक है? Expression for torque acting on a rotating body. कितना torque act होगा? अभी torque तो जाने का हमको नहीं पता, force तो पता है ना? What is force? Mass into acceleration. बोले तो मास। अब उसमें से टॉर्क क्या होता है? One of the force making couple and perpendicular distance. मतलब वही moment of a force. बराबर है? हमें सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस करना है? फोर्स को। बट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें से मास को तो हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, तो बचा कौन? एक्सीलरेशन। और आपको पता है मैंने आपको डायग्राम में ड्रॉ करके भी दिया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, तीनों का डायरेक्शन टेंजेंशियली होता है, सर्कुलर मोशन। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद है आप लोगों को? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इस बार पढ़े कि नहीं? पहले का ही पढ़ा है। थोड़ा पढ़ के आने का बेटा, थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा चीजें दिमाग में रहेगी। एक्चुअली इनकी गलती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक पार्ट डाल दिया किया है तो कुछ नहीं कर सकते। पता है ना, सर्कुलर का ही आधा पार्ट हम लोगों ने 11th में पढ़ा, आधा पार्ट अभी 12th में लोगों ने किया, तो थोड़ा वो टच में रहना जरूरी है बेटा, वो हमारा ड्यूटी है। ठीक है, तो ये हमारा है फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा एक्ट होगा? टेंजेंशियल। तो जैसे मैंने v1 v2 v3 vn लिखा था, उसके जगह पे क्या हो जाएगा? a1 a2 a3 a4 और an। सबको समझे बेटा मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे मैंने सबको इंट्रोड्यूस कर दिया, मासेस को, डिस्टेंसेस को, एक्सीलरेशन। अब वही इंट्रोडक्शन हमारा। कंसीडर rotating body having small masses m1, m2, m3 which are at a distance of r1, r2, r3, r4 rn। फिर क्या बोलेंगे? Let a1, a2, a3, a4, an be the accelerations of the given masses। Then पता इतना होगा। फिर अगले पार्ट में लिखिए, consider a small mass m1 moving with linear acceleration a1, then force acting on it is given by m1 a1। यही है ना फॉर्मूला? बट ये तो लीनियर का हो गया, वो रोटेशनल चाहिए। तो वे है फॉर्मूला a और अल्फा के बीच में। सर्कुलर मोशन याद करो, 11th स्टैंडर्ड, a is equals to r alpha a1 r1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 देखो सबका ओमेगा और अल्फा क्या रहेगा? सिंक रहेगा कि नहीं? पढ़ा ना बेटा, ओमेगा सबका सिंक, अल्फा भी सबका सिंक। तो a1 is equals to r1 अल्फा। कहां से स्टार्ट किया? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इज r1 अल्फा। इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, f1 is equals to m1 r1 alpha। But as you know, we are not interested in torque. Sorry, we are not interested in force. We are interested in torque. क्या बोलेंगे? Let tau1 with the torque acting on a mass m1, tau1 is r1 f1, r1 f1। So tau1 is r1, f1 का वैल्यू बोलो बेटा, f1 r1 alpha। तो tau1 is equals to क्या लिख सकते हैं? m1 r1 square alpha। सिमिलरली सेकेंड मास का क्या होगा? m2 r2 square alpha। tau3 is equals to m3 r3 square alpha dot 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 dot।
एक क्या होगा बेटा बोलो, टाउ ऑफ n is mn r स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब पूरे बॉडी का अगर टॉर्क है टाउ, टॉर्क एक्टिंग इज टाउ, तो टाउ इज टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 1। तो टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 का वैल्यू बोलो, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, mn r2 स्क्वायर अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, डॉट 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 mn rn स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, तो टाउ इज इक्वल टू दिस इज समेशन I is equals to 1 to n mi ri स्क्वायर अल्फा, तो टाउ इज इक्वल टू I। you are ready for this पॉपुलर है कि नहीं बेटा, रेट के साथ दो फ्री है एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ हमको क्या याद रखना, बोलो बेसिक फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हाफ एनर्जी, टॉर्क चाहिए तो फोर्स बोले तो मास, और एंगुलर मोमेंटम बोले तो लीनियर मोमेंट, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। चलो इसका एक्सप्लेनेशन लिखने को बोल रहे हैं, लिख लो फटाफट लिख लो, 2 मिनट, 2 मिनट में तो पहले वही लिखना है पहला। ठीक है, करते हो और लिख ले। यस एलिसरे हेलो, इसको लिखना, लिख लो, एक्सप्लेनेशन जैसा देते हैं ना, वो एक्सप्लेनेशन बोल रहा है। तो लिखो कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी, कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी having masses, having small masses, consider a rotating body having small masses m1 comma m2 comma m3 dot 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 m, which are at a distance of r1 comma r2 comma r3 dot 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 rn from axis of rotation, from axis of rotation. Full stop, continue. Let A1 comma A2 comma A3 dot 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 AN with the linear acceleration, of given masses, with the acceleration of given masses respectively. मतलब कैसा है, m1 का a1, m2 का a, like that respectively. अगले पैरामीटर के consider a small mass m1, consider small mass m1 moving with linear acceleration a1, small mass m1 moving with linear acceleration a1, then force acting on it is given by, क्या होगा बेटा बोलो, वो लिख लो, f1 equals to f1, then force acting on it is given by, क्या लिखेंगे,
F1 is M1 A1 कहां तक लिखेंगे बेटा बोलो यहां तक इसके बाद एक लाइन क्या लिखोगे let tau1 with the torque acting on small mass M1 then it is given by फिर यहां से लिखो छाप लिखो देखा जाए तो एक लाइन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या let tau with the torque acting on entire body पूरे बॉडी then it is given तो उसको इंट्रोड्यूस करना सही बात tau with the torque acting on small mass काम कर लो यहाँ पे क्या बोलते हैं फिर tau with the torque acting on tau with the entire rotating body it is given
चलो मैं रिपीट। सुनो साहब, अभी हमको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कुछ आइडिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का? जो पढ़े नहीं किए थे शायद। अच्छा ठीक है, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है पहले उसका मीनिंग समझो बेटा, या उनका स्टेटमेंट क्या है। उनका ऐसा कहना है अगर कोई भी एक बॉडी है या कोई एक सिस्टम है, अगर उसके ऊपर कोई बाहर का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम या तो कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व हो जाएगा। अब कांस्टेंट और कंजर्व में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट रह गया या कंजर्व रह गया, इसका क्या मतलब है? जैसे बेटा मान ली कोई एक ही बॉडी है, कोई एक बॉडी है, उसका अपना एक मास है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो वेलोसिटी है। तो मास और वेलोसिटी मतलब इसके अंदर क्या बेटा बोलो? मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी। एक मास है और एक वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, कोई उसके ऊपर बाहर का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बाहर का कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा, मास वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, जाके मानो कोलाइड हो। तो अगर उसके ऊपर बाहर का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा बोलो? कांस्टेंट। मतलब जितना मोमेंटम बिफोर द कोलिजन है उतना ही मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन भी हो। इसको बोलेंगे मोमेंटम इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो दो अलग अलग बॉडीज है, इसका मास है, इसका अपना ओन वेलोसिटी है, इसका मास है, इसका अपना ओन वेलोसिटी है। मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम। दोनों जन मूव हो रहे और मान ले दोनों जन एक दूसरे से कोलाइड भी हो। कंडीशन क्या है? उनके ऊपर कोई बाहर का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर वो दोनों कोलाइड होंगे तो हो सकता है उनका मोमेंटम चेंज हो। लेकिन क्या चेंज होगा बेटा पता है? मान ले पहले वाले का मोमेंटम कम था, दूसरे वाले का ज्यादा था। कोलिजन के बाद ऐसा हो जाएगा साहब, पहले वाले का ज्यादा हो जाएगा, दूसरे वाले का कम हो जाएगा, लेकिन उतना ही मोमेंटम रहेगा जितना मोमेंटम कोलिजन के पहले था। जितना मोमेंटम पहले था बेटा कोलिजन से पहले, उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद में भी रहेगा। सिर्फ क्या फर्क हो जाएगा? शायद वो दोनों अपना मोमेंटम एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। कौन सबको समझा? वो मोमेंटम एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे बेटा बोलो? एक्सचेंज कर देंगे। लेकिन मोमेंटम उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम इज कंजर्व। क्या बोलेंगे? मोमेंटम इज कंजर्व। तो अगर एक ही बॉडी है तो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, दो बॉडी है, तीन बॉडी है तो उनका मोमेंटम क्या रह जाएगा? कंजर्व रह जाएगा। मींस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। बट वो कब ऐसा बोलो? जब कोई बाहर का फोर्स एक्ट नहीं होगा तब। जब कोई बाहर का फोर्स और बाहर का टॉर्क एक्ट, सॉरी फोर्स में एक्ट होगा तो ऐसा हो। टॉर्क क्यों पे बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा जैसा हमारा लीनियर मोमेंटम है सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम है। अब लीनियर मोशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स। और रोटेशनल मोशन के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। तो वहां पे हम लोगों ने क्या बोला? when no external force is acting then momentum of a body is remains constant or momentum of a system is conserved. एक बॉडी रहेगा तो कांस्टेंट, दो बॉडी या तीन बॉडी रहेगा तो कंजर्व। तो अगर बाहर का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व हो जाएगा।
तो सेम सेंस में यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब बाहर का टॉर्क एक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, टॉर्क एक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, या तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहेगा। इस साइड क्लियर। देखो आपके जीटीबी में दिया हुआ है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रे, गवर्नमेंट we are page number 47 I think so 47 law of conservation of angular momentum इसमें 18 पैसा हाँ बुक चेंज हुआ है हाँ ठीक करने के बाद सुन वो तो बेटा वो सब डेरिवेशंस पढ़ा था, तूने सब बचपन में ऐसा खेला भी होगा, एक मान ले ऐसा पता ऐसा ऐसा पेंडुलम जैसा होता था, एक ऐसा रेस्ट कंडीशन पे दूसरा कैसा कोलाइड होगा ना, तो दूसरा वाला जो पहला वाला रेस्ट पे था वो मोशन में चला जाएगा और दूसरा वाला उधर डूब जाएगा, मतलब उसने अपना मोमेंटम दूसरे को दे दिया। सिंपल सी बात है बेटा, इधर कुछ बोला ऐसे खड़े रहे ऐसे बेटा इसका इनका क्वेश्चन क्या था, इनका क्वेश्चन क्या था सर इनका मोमेंटम चेंज क्यों होगा, कोलिजन के समय पे मोमेंटम चेंज क्यों होगा। ये बेटा मान ले इसके बॉडी में मास नहीं है क्या, है ना, इसके बॉडी में मास है, आपके पास सुनने या मेरे पास सुनने का, तो सुन तो कैसे इसके बॉडी में मास है बट इसका वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम क्या होगा, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इज 0 नहीं, मास वेलोसिटी 0, इसके लिए मोमेंटम क्या हो गया बेटा वो 0। बेटा मेरे तो हाथ 2.5 किलो के बेटा मास है दोनों हाथों, अब ऐसे मूव होंगे तो इनके अंदर वेलोसिटी भी है, मास इनटू वेलोसिटी, मेरे क्या पे ध्यान से मास है वेलोसिटी, पॉइंट समझा क्या था बेटा, कैसा था, मेरे हाथ पे मास था वेलोसिटी था मतलब मोमेंटम था, जैसे मेरे हाथ इसके बॉडी के साथ कोलाइड हुए तो मेरे हाथ का वेलोसिटी क्या हो गया 0, मतलब मेरे हाथ का मोमेंटम क्या हो गया 0। इनफैक्ट कैसा था, मेरे हाथ में मोमेंटम था और कोलाइड होते ही 0 हो गया, लेकिन वो मोमेंटम गया क्या, अगर था और 0 हो गया मतलब कहीं ना कहीं तो गया रहेगा, वही मोमेंटम किसने गेन कर लिया, इसके बॉडी गेन कर लिया और इसके बॉडी में क्या आ गया मोमेंटम। अभी देख बेटा इसका मास तो उतना ही रहेगा, अब मैं इसको ऐसे मारूं तो थोड़ा जोर से मारूं तो या ऐसे मारूं तो, नहीं बेटा इसके बॉडी देख इसके बॉडी के मास में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बेटा अगर मैं थोड़ा सा धीरे से मारा तो 2 स्टेप गया, थोड़ा ज्यादा धक्का मारूंगा तो वॉल तक पहुंच जाएगा, और कुछ ज्यादा ही धक्का मार दिया ऐसे तो पता चला तोड़ के बाहर निकल जाएगा। पॉइंट समझा बेटा क्या था, रीजन है रीजन कैसा बेटा बोल, इस पर रीजन क्या है, इसके बॉडी का मास उतना ही है बट मेरा कितना ज्यादा मोमेंटम इसके ऊपर आएगा, मतलब मेरा बॉडी जितना ज्यादा मोमेंटम लूज करेगा इसका बॉडी उतना ही ज्यादा मोमेंटम क्या करेगा गेन, मोमेंटम ज्यादा है मास उतना ही है तो क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा ना बेटा। मेरा पॉइंट सबको समझे बाबू, पैसा क्यों होगा, कोलिजन के समय पे क्या होता है, एक बॉडी मोमेंटम लूज करता है, दूसरा बॉडी उतना ही मोमेंटम क्या करेगा गेन करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बेटा ठीक है बेटा, तो लीनियर मोमेंटम सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सबको समझा क्या है, जो मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम से उसी तरह से क्या फर्क होगा बोलो, when no external force is acting, तो यहाँ पे क्या होगा, when no external torque is acting, लीनियर में क्या था, when no external force is acting, तो यहाँ पे क्या होगा, when no external torque is acting, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता था, लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे क्या कंजर्व होता था सिस्टम का
लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे क्या कंसेप्ट होगा, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। याद रहेगा? ऐसा स्टेटमेंट दिया बेटा, जरा पढ़ के देखो। खाना देखा यार ऐसे रोज देखना पड़ता अच्छा